प्रिय विद्यार्थियों, जैनेंद्र कुमार की कहानी है पाजेब, जो आपने 12वीं क्लास में भी पढ़ी है। जैनेंद्र कुमार मनोवैज्ञानिक कथाकार माने जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी कथाकार के परिचय के लिए आप इंटरनेट को देखें और आप केवल इतना लिखें जैनेंद्र कुमार का परिचय। वहाँ आपको विकिपीडिया पे या अन्य कुछ स्रोतों से आपको निश्चित रूप से उनका जन्म और मृत्यु और उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में या उनके बारे में जो बेसिक बातें हैं वो आपको मिलेगी। मैं बार बार सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप कहानी एकादशी नाम की जो पुस्तक आती है, बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए 2 किताबें महत्वपूर्ण हैं, जिनका फ़ोटो भी मैंने शेयर किया था। एक किताब है मध्यकालीन कविता का पाठ और दूसरी किताब है कहानी एकादशी, जो डॉक्टर विजय लक्ष्मी के द्वारा संपादित है। तो इन पुस्तकों को आप लेने से आप किताबें पढ़ पाएंगे मूल रूप से। गाइड भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। पाजेब कहानी की जहाँ तक बात करें, यह एक बाल मनोविज्ञान की कहानी कही जाती है सामान्यतः, और इस कहानी में एक लेखक मय शैली में ये कहानी लिखी गई है। इसमें लेखक स्वयं ही कथा का वक्ता है, तो इसको मय शैली कहा जाता है। लेखक अपने बेटे के ऊपर किस प्रकार से व्यवहार करता है। एक पाजेब खो जाती है और पाजेब के खोने का या उसको चुराने का आरोप है वो घर में एक जो बेटा है उस पर लगाया जाता है। तो पूरी कहानी में एक यह वार्तालाप चलता है कि किसने पाजेब चुराई, और आशुतोष बेटे का नाम है जिसके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि आशुतोष ने पायल चुरा ली है, पाजेब चुरा ली है। तो जब बच्चा एक प्रकार के दबाव में आता है वो, और जब उसके ऊपर यह चोरी का झूठा आरोप, जो कि गलत आरोप उसके ऊपर लगाया जाता है, तो वह उस दबाव का सामना किस प्रकार से करता है और माता पिता उस समय उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जबकि कैसा करना चाहिए, इस प्रकार की बातों को लेकर यह कहानी आगे बढ़ती है। इस कहानी में मुख्यतः 2-3 बातें हैं जिसके बड़े प्रश्न बन सकते हैं। छोटे प्रश्न तो आप कहानी पढ़ के कर सकते हैं या आप लेखक का परिचय पढ़ के कर सकते हैं। बड़े प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। तो एक 10-15 मिनट की चर्चा के बाद में इस कहानी से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो आप कर पाओगे। पहली बात, इस कहानी के मुझे संवाद बड़े रोचक लगे और बहुत ज़्यादा संवाद इस कहानी में है, बहुत नाटकीय कहानी है। तो इस कहानी में, क्योंकि प्रत्येक कहानी में संवाद या कथोपकथन जो होता है अथवा जो वार्तालाप है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसका प्रयोग कहानीकार कथानक के विकास तथा पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए करता है। हालांकि संवाद है वो नाटक का मूल तत्व है, लेकिन कहानी में भी इसका प्रयोग होता है। और कथा साहित्य को रोचक बनाने में संवाद होते हैं वो बहुत उपयोगी और आवश्यक होते हैं। जैनेंद्र कुमार की जो कहानी है पाजेब, उसमें संवाद को विशेष स्थान प्राप्त है। कथानक को आगे बढ़ाने के लिए लेखक ने अपनी ओर से कम कहा है और पात्रों से अधिक कहलवाया है। ये ध्यान देने की बात है। ये संवाद छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे संवादों का, ज़्यादा लंबे संवाद इसमें नहीं है, लेकिन कहीं अगर एक आधा संवाद लंबा आ गया तो उनकी संख्या कम है और छोटे संवाद अधिक हैं। और ज़्यादातर संवाद 2 व्यक्तियों के बीच में हुए हैं, एक तो आशुतोष और दूसरा आशुतोष के पिता। अब यही दोनों इस कहानी के मूल पात्र हैं। 2 पक्ष हैं, एक वो है जो मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव में है और दूसरा वो है जो उस दबाव को जानता है कि इस प्रकार का दबाव मुझे नहीं करना चाहिए। ये जो लेखक है, जो कहानीकार है, आशुतोष के पिता हैं, वो ये जानते हैं कि हमें बच्चों से आराम से, प्रेम से काम लेना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए। इतना सब कुछ जानने के बाद में वो ढंग से उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो इन दोनों के बीच में संवाद है और वास्तव में कहानी की संवेदना को व्यक्त करने में बहुत ही उपयोगी संवाद है। कहानी का आरंभ भी संवादों से होता है और अंत भी उसी का इस प्रकार से होता है। तो इसके संवाद बड़े संक्षिप्त हैं, रोचक है और नाटकीय हैं और बड़े स्वाभाविक संवाद होने के कारण यह कहानी रोचक बन पड़ी है। दूसरा, यह कहानी कलात्मक दृष्टि से भी सफल है। कलात्मक दृष्टि से सफल इसलिए कहा गया है कि इसमें जो कहानी की जो तत्व हैं, चाहे वो कथोपकथन हो, चाहे वो संवाद हो, सभी अपने आप में परिपूर्ण है और सभी अपने आप में महत्वपूर्ण भी हैं।
कथा तत्व जितने प्रकार के होते हैं, भाषा शैली को लेकर, उद्देश्य को लेकर, संवादों को लेकर, चरित्र चित्रण बहुत अच्छे तरीके से, कोई भी चरित्र है वो अपने आप में अधूरा नहीं रह पाता। संवादों के माध्यम से चरित्र चित्रण इस कहानी की बहुत ही एक बड़ी कलात्मक विशेषता है। अगर कथाकार खुद किसी चरित्र के बारे में बताता है तो वह कहानी का कमज़ोर पक्ष माना जाना चाहिए। असल में चरित्र का सामने आना, जब पाठक किसी कैरेक्टर को समझता है तो वो समझने में तब सार्थक है जब वो किसी घटनाक्रम से समझे या उसके संवादों से उसके बारे में अनुमान लगाए। नहीं, अगर लेखक खुद उसके बारे में बताता है तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहानी का कमज़ोर पक्ष है। तीसरी पाजेब कहानी के बारे में बहुत अच्छी बात है कि ये बाल मनोविज्ञान की कहानी है। हालांकि कुछ लोग उसे बाल मनोविज्ञान की कहानी नहीं मानते। हिमांशु जी पंड्या ने काफ़ी अच्छा व्याख्यान इस पे दिया है, रानीवाड़ा कॉलेज के प्राचार्य, आप उनका भी वीडियो सुन सकते हैं उनके चैनल पे जाके। जिनेंद्र कुमार ने बाल मनोविज्ञान को आधार बनाकर पाजेब शीर्षक कहानी की रचना की है। इस कहानी में मुख्य पात्र आपको मालूम है आशुतोष है और मुन्नी की पाजेब खो जाती है और इसकी चोरी का संदेह उसके बड़े भाई आशुतोष पर होता है। आशुतोष 8 वर्ष का बालक है, उसे पतंग उड़ाने का शौक है। उसके पिता को संदेह होता है कि उसने पायल पतंग वाले को बेचकर पतंग डोर आदि खरीद ली है। आशुतोष ने चोरी नहीं की है, परंतु अपने पिता के तर्क प्रश्नों में उलझकर वह उनकी हाँ में हाँ मिला देता है। यह आपने पढ़ा है। चोरी न करने पर भी वह पाजेब की चोरी की बात स्वीकार कर लेता है। अनेक भाव उसके सामने आते हैं, स्नेह, भय, प्रलोभन आदि से भ्रमित होकर वह सच बात कह ही नहीं पाता। वह बात को गोल मोल करता रहता है। जो कुछ उसके पिता उससे स्वीकार करवाना चाहते हैं वह स्वीकार कर लेता है और जो इनकार करवाना चाहते हैं वो इनकार कर लेता है। उसने न तो पाजेब ली है, न छुन्नू को दी है, न पतंग वाले से पैसे लिए हैं, फिर भी ये सब बातें वह स्वीकार करता है जहाँ जहाँ उसके पिता स्वीकार करने के लिए दबाव डालते हैं। इसीलिए मतलब बच्चे में जो आशुतोष के चरित्र में एक कहानी में विशेष बात ध्यान में आती है कि बच्चे की बुद्धि विकसित नहीं होती, वो कोमल होती है और वहाँ विशेष प्रकार के व्यवहार की उसको आवश्यकता होती है जो आशुतोष के पिता नहीं कर पाते। इसी कारण वह इस प्रकार से मतलब गुमसुम हो जाता है। तर्क वितर्क और घुमा फिराकर पूछे गए प्रश्नों का सीधा उत्तर वह नहीं दे पाता। यही कारण है कि वह वास्तविकता बता नहीं पाता अथवा प्रश्नों से उसे इतना घेर लिया जाता है कि अपना अपराध स्वीकार करने के अलावा कुछ भी सोच नहीं पाता। उसके पिता कभी उसे स्नेह प्रकट करते हैं, कभी उसे डराते हैं, तो कभी इनाम आदि का प्रलोभन देते हैं। वह इन सब भाव में उलझ कर रह जाता है। तो इस प्रकार से बच्चे के जो अंतर्द्वंद की कहानी है, बच्चे के जो मन की कहानी है, वो यहाँ पे सामने समझ में आती है। अगर यह प्रश्न आता है कि पाजेब की मूल संवेदना क्या है, तो पाजेब की मूल संवेदना में असल में हमें ये कहना चाहिए कि कहानीकार ने इस सत्य की स्थापना की है कि बालकों की बुद्धि और कोमल बुद्धि टेढ़े मेढ़े और तर्कपूर्ण प्रश्नों का सामना नहीं कर पाती। बालक स्वभाव से या तो बुद्धि से कोमल होते हैं, वे असल नहीं बोलते तथा अपने अपराध को छिपाने की तर्कपूर्ण क्षमता भी उनमें नहीं होती। वो झूठ बोलेंगे तो भी बड़े सहज भाव से और बड़े भोलेपन से बोलते हैं और झूठ बोलते समय उनका यह भी नहीं होता कि इसके आगे परिणाम क्या होगा या आगे मुझे दूसरा कोई जवाब भी देना पड़ेगा। उनकी भावनाओं और बौद्धिक जाल में उलझकर उनसे सत्य का पता करना उचित प्रक्रिया नहीं है। इससे वे असत्य को भी सत्य मान बैठते हैं और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आशुतोष अपराधी नहीं है, किंतु फिर भी वह अपराधी बन जाता है। पाजेब कहानी यही बात करनी चाहती है कि उससे अलग तरीके से काम में लीजिए। आशुतोष एक 8 वर्ष का बालक है और चोरी की संदेह होने पर उससे जिस प्रकार का बातचीत या जिस प्रकार का व्यवहार उससे किया जाता है, उससे वह चोरी स्वीकार करनी पड़ती है जो उसने की ही नहीं। तो कुल मिला के यहाँ यह भी है कि शंका के आधार पर बालक को दोषी मान लेना और हम उसके साथ दोषी जैसा व्यवहार करें, यह नहीं होना चाहिए। यह बच्चों के प्रति अन्याय है तथा इस प्रकार का व्यवहार उसको अपराध की ओर धकेलने के लिए उत्तरदायी हो सकता है। प्रस्तुत कहानी की मूल संवेदना यही है कि बच्चों के साथ हमको स्नेहपूर्ण तथा कोमलता से व्यवहार करना चाहिए। तो इस कहानी में 2-3 मूल बातें हमने की हैं। मनोविज्ञान पर कैसे है ये आप, इसका प्रश्न ये आ सकता है। शीर्षक
क्योंकि पाजेब के चारों ओर घूमती है। पात्र इसमें 3-4 उनका परिचय आप दे सकते हैं। छोटे प्रश्न आप कर सकते हैं निश्चित रूप से, और बड़े प्रश्न वो यही आ सकते हैं कि मूल संवेदना की बात आती है और कहानी की कथा वस्तु कैसी है। ये कुछ बड़े प्रश्न इसमें हो सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से इनको जान पाएंगे। पहले आप कहानी पढ़ें, उसके बाद में आप वीडियो देखें। धन्यवाद।